देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश। दिल्ली की चाह रखने वाले किसी भी राजनीतिक दल को यूपी के सख्त इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। यूपी की राजनीति की बात करें तो यहाँ का मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी। 4 बार सरकार बना चुका है समाजवादी पार्टी, जिनमें से एक बार उसने अपने दम पर बनाई थी सरकार, लेकिन मोदी काल में सपा जीत के लिए तरस रही है और सबकी निगाहें हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर। और सवाल है बड़ा कि क्या 2012 के बाद ये पार्टी कोई भी चुनाव जीत पाएगी, क्योंकि 2017 में सपा सत्ता से बाहर हुई तो दोबारा सत्ता के करीब भी नहीं पहुंच सकी। तो आज बात समाजवादी पार्टी की। नमस्कार, मैं हूं खुर्रम निजामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। सबसे पहले जानते हैं कि अखिलेश के प्रमोशन यानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 80 में से महज 5 सीटें ही जीत सकी। खास बात यह कि ये सभी सीटें यादव परिवार के ही खाते में आई। तो वहीं 2019 के चुनाव में भी सपा के खाते में एक बार फिर 5 सीटें ही आ सकी। अब बात विधानसभा चुनाव की भी कर लेते हैं। 2012 में तो सपा को बहुमत मिला, लेकिन 2017 में पार्टी का आंकड़ा 50 को भी न छू सका और उनको महज 46 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन तो बेहतर रहा, लेकिन फिर भी वो बहुमत के जादुई आंकड़े को छूने में नाकामयाब रही। 2022 में सपा को 111 सीटों से ही संतुष्ट रहना पड़ा। इन लगातार हो रही हारों के बाद से अखिलेश के चुनावी मैनेजमेंट पर ही सवालिया निशान लगने शुरू हो गए। ऐसा नहीं कि अखिलेश लगातार मिल रही शिकस्त से बेचैन नहीं थे, इसके लिए वो लगातार मंथन चिंतन कर रहे थे। अखिलेश को एहसास था कि उनकी पार्टी और उनका राजनीतिक कद दोनों दांव पर है। इसके लिए कोशिशें भी की जा रही थी। यही वजह थी कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव ने भाजपा में सेल लगाई और कामयाब भी रहे, और भाजपा के साथ साथ दूसरे दलों के भी कई दिग्गज नेताओं को भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उनके इस हरकत से या यूं कह लीजिए उनके इस रणनीति से पूरे सियासी माहौल गर्मा गई और हलचल पैदा हो गई। लेकिन सत्ता परिवर्तन का उनका सपना अधूरा ही रहा। हाँ, ये जरूर हुआ कि उनकी सीटों की संख्या और वोट शेयर में खासा इजाफा हुआ, लेकिन वो फिर भी मैजिकल नंबर को पा ना सके और भाजपा ने लगातार दूसरी बार बहुमत की सरकार बनाकर यूपी में इतिहास रच दिया। 2024 के लिए तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है और साथ ही में अखिलेश का साथ छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पहले सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर और फिर रालोद यानी कि जयंत चौधरी उनका साथ छोड़ चुके हैं। दोनों ने भाजपा का दामन थाम लिया है और वो एनडीए के हिस्सा हो चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी जिस पीडीए फार्मूले को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही थी, उसी पीडीए के सबसे मजबूत पैरोकार अपना दल कमेरावादी ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर पार्टी की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। जानकार कहते हैं कि इसका असर पूरब से पश्चिम तक महसूस होने वाला है, क्योंकि जिन सहयोगी दलों ने साइकिल की सवारी नकारी, उनमें से किसी का असर पूरब तो किसी का पश्चिम भी मजबूत आधार माना जाता है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में फिलहाल सपा के साथ सिर्फ कांग्रेस ही दिख रही है। दोनों का हाल एक जैसा ही है। जीत के लिए दोनों पार्टी यूपी में तरस रही है, लेकिन सपा कांग्रेस का 2017 में भी तो गठबंधन हुआ था और उसका फायदा कुछ खास देखने को नहीं मिला था। अब 2024 में सिर्फ कांग्रेस के सहारे अखिलेश यादव कैसे कामयाबी की पटकथा लिख पाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अखिलेश को उम्मीदों के विपरीत असफलता ही हाथ लगी। पहले बात 2014 लोकसभा चुनाव की। यहाँ सनद रहे कि इस दौरान यूपी में सत्ता अखिलेश के हाथों में ही थी। अमेठी और रायबरेली की बात छोड़ दे तो 80 में से 78 सीटों पर अखिलेश ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन जीत हासिल महज 5 प्रत्याशियों को हुई और वो भी सिर्फ यादव परिवार से ही आते थे। वो थे आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, कन्नौज से डिम्पल यादव, मैनपुरी में भी मुलायम सिंह यादव जीते और बाद में चुनाव हुआ तो वहां से तेज प्रताप यादव विजयी हुए थे और पार्टी को मिले 22.20% वोट। तो 2019 के चुनाव में सपा ने बसपा रालोद के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। सीटें भी 5 ही मिली और वोट भी घट गया। गठबंधन की बात करें तो उनको 15 सीटें मिली, सपा के हिस्से में आई महज 5 सीट। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी और अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव जीते। परिवार के अन्य सदस्य चुनाव हार गए। 3 अन्य सदस्यों में रामपुर से आजम खान,
मुरादाबाद से एसटी हसन और संभल से शफीकुर रहमान बर्क ने जीत दर्ज की और वो बड़ी जीतें थी और वोट शेयर घटकर 18.11% पर पहुंच गया समाजवादी पार्टी का। लेकिन इस शिकस्त में बसपा के बल्ले बल्ले हो गए। जो बहुजन समाज पार्टी जो 2014 के चुनाव में एक एक सीट के लिए तरस रही थी, उसको गठबंधन के चलते बड़ा फायदा हुआ और वो 10 सीटों पर जीती। कहा जाने लगा सपा ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। फिर आया 2022 का लोकसभा चुनाव। नई तरीके से अखिलेश ने रणनीति बनाई, नए सहयोगी बनाए, सीटें भी बढ़ी तो वोट शेयर भी बढ़ गया। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बसपा ने तो सपा से गठबंधन तोड़ लिया था, लेकिन रालोद का साथ बना रहा। फिर शुरू हुआ सेंधमारी का खेल। योगी वंश सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा सपा के खेमे में शामिल हो गई, जिसके बाद सरकार में शामिल 3 और मंत्री दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी सपा में शामिल कर लिया जाता है। अपना दल कमेरावादी को भी साथ जोड़ा गया। दूसरे दलों के तत्कालीन कई विधायक भी शामिल हुए थे। अखिलेश के इस दांव से हंगामा खड़ा हो गया। माना जाने लगा कि अखिलेश सत्ता के बेहद करीब है और भाजपा को करारी शिकस्त मिलने वाली है। लेकिन चुनाव के नतीजों ने तो इतिहास ही रख दिया। योगी सरकार की मजबूत वापसी हुई। सपा भले ही सत्ता में वापसी ना कर पाई हो, लेकिन इस माहौल का उसको तगड़ा फायदा हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन था, तब उसको महज 47 सीटें और 21.81% वोट मिले थे। 2022 के चुनाव में 64 सीटें बढ़ गई और विधायकों की संख्या हो गई 111। वोट शेयर भी बढ़ा और वो हो गया 32.06%। सीधे सीधे 10 से ज्यादा फीसदी वोट का शेयर बढ़ा। लेकिन राजनीति में ना तो कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना ही स्थायी दोस्त। वो चेहरे जो कभी भाजपा को हराने और अखिलेश की ताजपोशी का दम भर रहे थे, उन्होंने पाला ही बदल लिया। बात सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की। विधानसभा चुनाव के बाद ही राजभर सपा का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। राजभर समाज को साधने के लिए भाजपा ने न सिर्फ सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश को योगी कैबिनेट में दोबारा मंत्री बनाया, बल्कि पंचायती राज जैसा बड़ा महकमा भी दिया। सुभाषपा का एक एमएलसी बनाया और लोकसभा की एक सीट भी उनको दे दी। अब बात जयंत चौधरी की। सपा की सबसे मजबूत सहयोगी रहा रालोद भी साथ छोड़ गया। पश्चिमी यूपी की ताकतवर मानी जाने वाली पार्टी का छिटकना उस इलाके में सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रालोद भी एनडीए का हिस्सा हो गया। न सिर्फ रालोद का एक विधायक योगी कैबिनेट में शामिल हो गया, बल्कि गठबंधन से एक एमएलसी भी बनवा लिया। 2 लोकसभा सीटें भी रालोद को मिली। अब बात कृष्णा पटेल की, यानी कि अपना दल कमेरावादी। पार्टी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल की बड़ी बेटी पल्लवी पटेल समझौतों के तहत सपा के सिंबल से विधायक चुनी गई। पीडीए की मजबूत पैरोकार पल्लवी ने पहले राज्यसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी के चयन पर खुलेआम सवाल उठाया, फिर अपनी शर्तों पर वोट दिया। अब पार्टी ने फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। सपा ने भी कोई नरमी दिखाए बगैर मिर्जापुर से प्रत्याशी उतार दिया। स्वामी प्रसाद के बाद कृष्णा पटेल का अलग होना सपा के पीडीए फॉर्मूले की ताकत कमजोर होना माना जा रहा है। अब बात दारा सिंह चौहान की। नोनिया समाज के नेता माने जाते हैं दारा सिंह चौहान सपा में महत्व नहीं पाने से बेचैन थे। उन्होंने विधायकी और पार्टी की सदस्यता छोड़ दी। चौहान भाजपा में घर वापसी कर पहले ही एमएलसी बन चुके हैं और उसके बाद योगी सरकार में फिर से मंत्री भी बन गए। अब बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। उन्होंने न सिर्फ पार्टी से इस्तीफा दिया, बल्कि एमएलसी के पद से भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने बनाई अपनी खुद की पार्टी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। सभा में लाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। विधानसभा चुनाव में हारे तो एमएलसी बना दिया। समाजवादी पार्टी के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले की तगड़ी पैरोकारी करते रहे, लेकिन सपा का पद और विधान परिषद की सदस्यता छोड़कर उन्होंने नया राजनीतिक दल ही बना लिया, राष्ट्रीय शोषित समाजवादी पार्टी। तो सियासत में ऊंट किस कदर बैठेगा ये तो किसी को भी नहीं मालूम। अखिलेश भले अकेले रह गए हों, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते दिख रहे। लेकिन उनकी मेहनत कितनी कामयाब होती है और रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार हारे तो फिर उनकी सियासी वापसी बेहद मुश्किल हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो हमको सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।